और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, देहरादून से बड़ी खबर है। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे का वक्त है। सचिवालय में ये मीटिंग होगी। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये कहा जा रहा है। और देखिए, सबसे प्रमुख है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेकर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई प्रस्ताव आ सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रस्ताव की तो बात चल ही रही है और अधिक से अधिक रोजगार की योजनाओं पर भी फैसला हो सकता है। सरकार बनने के बाद धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक है और देखिए, युवा मुख्यमंत्री का जो कंसेप्ट आया था, तो युवाओं को बड़ी उम्मीद रहती है कि रोजगार से जुड़े मसले पर जरूर फोकस होगा। इसीलिए आज की इस कैबिनेट बैठक पर निगाहें टिकी रहेंगी कि वाकई युवाओं को लेकर कुछ रोजगार के मसले पर चर्चा होती है, क्या कुछ निकल करके आता है। और चलिए, बैठक होनी है, इस पर जानकारी लेते हैं। क्या कुछ बैठक में हो सकता है, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। धामी 2.0 सरकार का ये जो है दूसरा कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। इसी को लेकर पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, आज का दिन भी अहम है। सचिवालय में ये बैठक होनी है। अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। क्या कुछ बैठक में हो सकता है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है इस बैठक के बाबत? बिल्कुल, देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है आज, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं, दूसरी सरकार भाजपा की बनी है, उस वक्त से एक बैठक अभी सरकार की हुई है। उसके बाद ये आज दूसरी बैठक कैबिनेट की होने जा रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले हैं। पहले सिविल कोड को लेकर जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने अब तक कितनी रिपोर्ट तैयार की है, उसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। उसके अलावा कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी आउटसोर्स पर रखे गए थे, उनके समायोजन को लेकर भी इसमें चर्चा की जानी है। कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा की जानी है। उसके अलावा कई विभागों में जो पद खाली पड़े हुए हैं, जिनको सरकार बनने से पहले वायदा किया गया था कि उनको भरा जाना है, उनके प्रस्ताव बनाए जाएंगे कि सभी विभागों को ये भी कहा जा सकता है कि आप अपने जो भी खाली पद हैं, उनका प्रस्ताव बनाकर आप सरकार को भेजिए और उनका अध्याचन जल्द से जल्द लागू किया जा सके। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मुफ्त सिलेंडर देने की धामी सरकार बनने से पहले ही वायदा किया गया था, उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ी है वहां तक। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना, जो सरकार बनने से पहले एक वायदा सरकार ने किया था, जिस तरह से मोदी सरकार द्वारा पूरे किसानों को प्रधानमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना दी जाती है, उसी हिसाब से उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जानी है। उस दिशा में इसमें चर्चा किया जाना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई विभागों की कुछ नियमावलियां हैं, उनमें संशोधन करने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा चारधाम यात्रा इस वक्त चल रही है। चारधाम यात्रा में सरकार और क्या बेहतर प्रबंध कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से तमाम अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, तमाम यात्री आ रहे हैं, खासकर अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बिजली, पानी, सड़क संबंधी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो इस तरह से तमाम चीजें कैबिनेट में रखी जाएगी। और कैबिनेट में क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, ये 11 बजे शुरू होगी कैबिनेट। उसके बाद जब ब्रीफिंग की जाएगी तब पता लग पाएगा। लेकिन इतना कहा सकता है कि आज काफी महत्वपूर्ण विषय कैबिनेट में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है पंकज, आज बहुत अहम दिन है। देखिए, आपने जानकारी दी किन किन मसलों पर चर्चा हो सकती है और स्वास्थ्य महकमे को भी और मजबूत करने की दरकार है। इस वक्त में चारधाम यात्रा भी चल रही है, तमाम खामियां पाई जा रही हैं। उन खामियों को ध्यान में रखते हुए अब किस तरीके से दिशा निर्देश दे सकते हैं पुष्कर सिंह धामी, इस पर भी लगातार नजर होगी और क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि शासन और प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए। इसके साथ ही जो लास्ट लाइन में मौजूद हैं, यानी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। यानी अंत्योदय के इस पूरे विचारधारा के साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। अपनी सरकार जनता के द्वार करके इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का भी अच्छा उपयोग करेंगे और इसको हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून से शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हमने अनेकों विभागों में और चारधाम यात्रा में लोगों को अच्छी सुविधा मिले, रास्ते थोड़ा ठीक से साफ हों, उन पर ठीक व्यवस्था हो, बिजली की बचत हो, समय पर सारे अधिकारी आएँ, केवल औपचारिक होकर न काम करें, मन लगा के सभी लोग राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ें। और देखिए, 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा में बद इंतजामी का दौर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बद्रीनाथ में भी 2 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और अब तक कुल 22 यात्रियों की जान जा चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इंतजामों में कमी
क्यों हो रही है, कहां कमजोर कड़ी है और उन्हें दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है, और इस कमजोर कड़ी की जानकारी प्रशासन को है भी या नहीं, या यात्रियों की फिटनेस की जांच की बात हो, या फिर सही वक्त पर उनको इलाज देने की व्यवस्था हो, या फिर इलाज तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में कमी हो। तमाम चीजें ये सामने आती हैं। और देखिए हर बार ये दिक्कतें आती हैं चारधाम यात्रा में। हालांकि इस बार 2 साल के बाद चारधाम की यात्रा हुई है, तो इसलिए और भी भीड़ है, जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, जबकि 6 मई को केदार धाम के कपाट खुले थे। केदार धाम में सबसे ज्यादा बद इंतजामी सामने आ रही है। पैदल मार्ग से लेकर केदार धाम तक में यात्रियों के लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बहुत परेशान हुए हैं। कल 6 बजे से आए बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया हमको। ये काम छोड़ देते हैं इनको, घोड़े वालों को, जाए मरे आदमी जिंदा चलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खच्चर है, और 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं। सरकार ने चारधाम यात्रा का ढिंडोरा तो बड़े जोर शोर से पीटा था, मगर धरातल पर आकर तमाम दावे बेदम नजर आ रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा पर बद इंतजामी की कहानी। सरकार भले ही लाख दावे करे, मगर यात्रियों का कुछ और ही कहना है। कोई आधा जिनका बुकिंग था उनको कैंसिल करवा के, उनको ज़बरदस्ती बोल के कि आप कैंसिल कर दो, घोड़े ले लो, पिट्ठू ले लो, नहीं तो वो भी बंद हो जाएंगी, सब सर्विस बंद हो जाएंगी, आप ले लो, कैंसिल करवा दो। और कैंसिल करवा के उनके नाम का बुकिंग दूसरों को ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं। जो 3-3 दिन पहले के जो है उन लोगों को भी दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। एक तरफ यात्रियों से खाने पीने के सामानों के ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घोड़ा खच्चर संचालक भी यात्रियों से बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। परेशान हुए हैं। कल 6 बजे से आए बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया हमको 12 बजे बैठाया, तो बोला फिर वो नहीं था, वेदर ठीक नहीं था, फिर 3 बजे बैठाया, जो फिर हमको छोड़ा है। 6 बजे से कल से परेशान हो रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। केदारनाथ यात्रा के लिए करीब 7000 घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस वजह से पैदल मार्ग पर यात्रियों के साथ घोड़े खच्चरों का भी मेला लगा है। घोड़े खच्चर की लीद सूखकर हवा में उड़ रही है, जिससे यात्रियों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घोड़े खच्चर। ये आदमी नहीं समझते, बच्चों को तो छोड़ो, बेचारे बड़े आदमी चलने में दिक्कत होता है। देख भी रहे आप, मैं बोलने की जरूरत भी नहीं है। घोड़े की वजह से गंदगी कितनी है, गंदगी तो ऐसे बेरकाम छोड़ देते हैं इनको, घोड़े वालों को, जाए मरे आदमी जिंदा चलेगा। शिकायत इस बात की भी है कि घोड़े खच्चर वाले मनमानी ढंग से चल रहे हैं। कई यात्री गिरकर घायल भी हो चुके हैं। एक घोड़े खच्चर के साथ एक हॉकर रखने का नियम बनाया गया, मगर यात्रा मार्ग पर 10-10 घोड़ों के साथ एक हॉकर चल रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश हो रही है, एक तो इनका कचरों का कचरा वगैरह इतना हो रहा है, एक रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, खच्चर ऐसे यार एकदम जैसे भगा देंगे, खाई में भगा देंगे। एक 5, 7, 10 खच्चरों के साथ एक आदमी है। कई बार तो हमने देखा है, कईयों को बचाया, ऐसे आगे ऐसे लग रहे हैं, पता नहीं कभी कहाँ। यात्री परेशान है और यात्रा बदहाल, मगर रुद्रप्रयाग के डीएम साहब एसी कमरे में बैठकर हवाई दावे कर रहे हैं। क्योंकि एक ही रास्ता है सभी के जाने का, तो घोड़े खच्चरों की संख्या को देखते हुए आने जाने में यात्रियों को जो परेशानी होती है, उसी क्रम में निर्देश दिए गए थे कि ये घोड़े खच्चरों का जो रूट है उसको एक सेपरेट कर दिया जाए चलने के यात्रियों के लिए अलग से, ताकि किसी को कोई हानि ना हो। साथ ही घोड़े खच्चर वालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो बैचेज में घोड़े खच्चर चलाएं, ना कि एक साथ। मगर यही हाल रहा तो केदारनाथ यात्रा कैसे विधिवत रूप से चलेगी? देश के कोने से यात्री ये सोच कर आ रहे हैं कि 2 साल बाद उन्हें व्यवस्थाएं बेहतर मिलेंगी, मगर यहाँ तो स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब है। सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं, ग्राउंड पर सब दावे बेदम है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट।
चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का, क्योंकि अब ग्राउंड पे जितनी चीजें चल रही हैं उसकी रिपोर्ट पंकज के पास है। पंकज नजर बनाए हुए हैं। पंकज देखिए, ये बात भी समझ में आती है कि इस वक्त लोगों की संख्या ज्यादा है और दुश्वारियां रहती हैं, पहाड़ों पर इतना स्मूथ नहीं होता, ये समझा जाता है। लेकिन 2 साल से तैयारियों का भी खूब मौका मिला था, प्रशासन ने बड़ी तैयारी की थी, डबल इंजन की सरकार है, तो अब ऐसे में कहां कमजोर कड़ी है ये पता लगा है अभी तक? देखिए, ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि अगर तैयारियों की बात की जाए तो जिस तरह से सरकार और प्रशासन लगातार कई दिनों से, पिछले कई सालों से तैयारियों में जुटा हुआ था कि इस बार यात्रा बड़े स्तर पे होगी, लेकिन तैयारियां कितने स्तर पर हैं वो इनकी गंगा से भी लोगों को नज़र आ रही हैं और लगातार लोग भी वहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। अब एक नया फार्मूला तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने 4 धामों की जो कमान है वो अब मंत्रियों को देनी शुरू कर दी है। केदारनाथ धाम की जो कमान है वो धन सिंह रावत को दी गई है। वो वहाँ पर कैंप करेंगे और वहाँ पर जाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। उसके अलावा अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम की कमान सुबोध उनियाल वन मंत्री को दी गई है। वो वहाँ पर कैंप करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं को सुधारने की बात है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी सचिवालय और अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं। लोगों को वहाँ किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं इस पर इसकी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट नहीं हो रही है। हालांकि देखिए, मुख्य सचिव ने तमाम जो MD हैं विभागों के उनको वहाँ पर कैंप करने के लिए कहा गया था। गढ़वाल आयुक्त फरूल वहाँ पर कैंप कर रहे हुए हैं। बिजली विभाग के जो MD हैं उनको वहाँ पर रहने के लिए कहा गया है। GMBN के MD वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़क मार्ग, जो पैदल मार्ग है केदारनाथ का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम ऋषिकेश से ऊपर की मार्ग की बात करें तो वहाँ पर ऑल वेदर रोड होने की वजह से थोड़ी सहूलियत लोगों को जरूर हुई है, लेकिन जहाँ वो रुक रहे हैं, जहाँ उन्हें ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ पर ये भी जानकारी मिली है होटल वाले उनसे 2 गुना पैसा वसूल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम पैदल मार्ग की बात करें तो खच्चर वाले उनसे डबल किराया वसूल रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो हेली सेवा की बुकिंग में हो रही है। कई तरह के फर्जी वाले लोगों के साथ किए जा रहे हैं। लोगों की बुकिंग की जा रही है, उसके बाद कैंसिल की जा रही है, उनको आधा पैसा वापस किया जा रहा है। तो इस तरह की समस्याएं 4 धाम यात्रा में हो रही है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में पहली बार हो रही है। इससे पहले भी कई बार यात्राएं हुई हैं और इतनी संख्या में यात्री आए हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो है चाकचौबंद ना होने की वजह से, क्योंकि यात्रा की व्यवस्थाएं अगर पहले से तैयार होती, सरकार बेहतर व्यवस्था करती है। तैयारियों का ढोल पीटा जाता है, दावे किए जाते हैं, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो फिर वही ढाक के 3 पात, वही खामियां, वही कमियां। और 2 साल का पूरा वक्त था, लेकिन उस वक्त में भी अगर इन बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो कई सारे सवाल उठते हैं। और अब जाके बैठक हो रही है, अब जाके मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, तब जबकि 22 यात्रियों की जान जा चुकी है। ये भी अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल। और देखिए, 4 धाम यात्रा मार्ग पर फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर अब मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम यात्रा की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को दी है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देखेंगे धन सिंह रावत। और जल्द ही मंदिर समिति के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई जाएगी। इसके अलावा जल्द ही गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम के लिए भी मंत्रियों की जिम्मेदारी जो है वो दी जा चुकी है, सौंपी जा चुकी है। हमारे सहयोगी पंकज जी बता रहे थे डिटेल में कि किस तरीके से अब तमाम मंत्रियों को देखना होगा, क्योंकि यात्रा की शुरुआत हुई है अभी 3 मई से, हम मई में ही हैं और इसी दरमियान जो आंकड़े हैं वो डराते हैं। अब ऐसे में बारीक नजर कैसे रखी जाए, ग्राउंड पर जाकर के खामियां दूर कैसे की जाए, उन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जाए, ये तमाम चीजें अब मंत्रियों के कंधे पर भी होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के बस्ती से बड़ी जानकारी है। बेवजह 2 युवकों को 2 दिन तक चौकी में बैठाने पर कार्रवाई हुई है। एसपी ने पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया है। बड़ी खबर, दारोगा शशिकांत और चौकी के सभी 6 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। पूछताछ के नाम पर देखिए, युवकों को 2 दिन तक चौकी में बैठाया गया था। लालगंज थाना क्षेत्र के रखौना चौकी का ये पूरा मामला है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंपावत उपचुनाव की, जिसके रण में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, लगा रही हैं। इस बार चंपावत उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, जबकि नए अध्यक्ष बने दीपक वाली ने चंपावत चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने की बात कही थी। संगठन की स्थिति मजबूत नहीं होने का हवाला दिया गया है और प्रत्याशी नहीं मिलने की वजह से कैंडिडेट नहीं उतारने के पीछे की वजह बताई जा रही है दीपा, क्योंकि सीएम के अगेंस्ट कौन चुनाव लड़ना चाहेगा। बिल्कुल। और पहली बार ही विधानसभा के चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी उतरी थी उत्तराखंड में। अभी कॉन्फिडेंस भी उस लिहाज का है नहीं, और इसीलिए भी दीपक बाली सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी कोई प्रत्याशी भी नहीं मिला और संगठन स्तर पर मजबूती है नहीं, जिसकी वजह से प्रत्याशी को नहीं उतारा गया। बिल्कुल, बहुत ऑनेस्ट था ये उनका ओपिनियन और उन्होंने उसको शेयर भी किया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुड़की से आई खबर की। 16 अप्रैल को हुए बवाल के बाद अब यहां ग्रामीण अपने घर बेचना चाहते हैं। क्यों?
आरोप ये है कि इस बवाल की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्हें प्रशासन की तरफ से अभी कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिली है और साथ ही कई और गांव वालों ने गांव में दहशत का माहौल बनाने की बात की है। वहीं प्रशासन ने इन सब दावों को नकार दिया है। बावजूद इसके ग्राउंड पर गांव वाले चाहते हैं कि वो अपना घर बेच दें और कहीं किसी दूसरी जगह पर शांति से विस्थापित हो जाए। सूचना मिली थी, सूचना पर तहसीलदार भगवानपुर को भेजा गया था और वहाँ पर गई, लोगों से बातचीत किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो जो लिखा था उसको मिटा दिया है। अब सब ठीक ठाक है। अब आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर से खबर है। बागेश्वर में इन दिनों सर्दी, जुकाम, खांसी के साथ ही डेंगू का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ बच्चों में डेंगू के लक्षण दिखाई दिए हैं और एक सप्ताह के भीतर 3 संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, आपको ये बताएं कि जितने भी संदिग्ध बच्चे हैं उनमें हल्के लक्षण होने के साथ उन्हें अलग वार्ड में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स ने उन्हें बुखार आने पर जांच कराने की बात कही है, ये सुझाव दिया है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर कहीं भी लक्षण आ रहे हैं तो उसे जांचा जाए और अगर सैंपल में कहीं भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो उस पूरे क्षेत्र को पहचाना जा सकता है, क्योंकि डेंगू का प्रभाव अक्सर पूरे एरिया में मिलता है। जो इनकी एक्टिविटीज़ होती है, प्लेफुल एक्टिविटीज़ इवनिंग आवर्स में होती हैं, तो खेलने के लिए बाहर जाते हैं। अगर गंदा पानी, रुका हुआ पानी और उसके संपर्क में मॉस्किटो इनको बाइट करता है तो उसे प्रिवेंट करना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है। तो मैक्सिमम ये हो सकता है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड खूब लेना है। अगर फीवर ऑनसेट होता है, अगर एकदम से फीवर आता है और हाथ पैरों में दर्द बच्चे बताते हैं तो उसको हॉस्पिटलाइज करके उसको इन्वेस्टिगेट कराना है। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस और बीडीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पटाखा फैक्ट्री में छापा मारा है। ये फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखा बनाने के सामान और खाली डिब्बे बरामद किए। इसके साथ पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। तो देखिए, अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा गया है और इस कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली है। तमाम ऐसी चीजें मिली हैं। इसके साथ एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। पोल्ट्री फार्म के आड़ पर एक आदमी अवैध पटाखे बनाने की फैक्ट्री चला रहा है बिना लाइसेंस के। इस पर छापेमारी की गई थी पीडीएस टीम के साथ। तो मौके पर काफ़ी मात्रा में बारूद बनाने की सामग्री मिली है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जांच की जाएगी और जो भी शामिल होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मसूरी से खबर है। मसूरी में विस्थापित मजदूर प्रशासन से बेहद नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह है उनके आशियाने को प्रशासन की तरफ से नष्ट कराया जाना। बुधवार को पालिका प्रशासन ने एक टीन शेड में रह रहे लोगों को बिना बताए ध्वस्त कर दिया और ये मजदूर शिफन कोट से विस्थापित हैं, नाराज हैं। इनके आशियाने देखिए किस तरीके से ध्वस्त किए गए हैं। कितनी मेहनत लगती है। अब नाराजगी इसीलिए किसानों की है कि बिना बताए इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आते हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है और इसीलिए अब ये बेघर हो गए हैं। प्रशासन से इनकी नाराजगी है कि अब इनके घर की व्यवस्था, आशियाने की व्यवस्था कौन करेगा, कहाँ पर ये रहेंगे। इसको लेकर इनमें नाराजगी देखी जा रही है। ये सबसे दुखद घटना है क्योंकि इनको ना बोला गया ना कुछ अल्टीमेट दिया गया। सीधा आते हैं 1 घंटा पहले ही इन्होंने एक घर तोड़ दिया। इनके बच्चे रोड पे आ गए। पहले शिपनकोट से घर से बेघर कर दिया, अब यहाँ से भी बेघर कर दिया। अब ये लोग जाएंगे तो जाएं कहाँ? इनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है। अध्यक्ष जी को भी संज्ञान में ये बात है। अध्यक्ष जी को भी इन्होंने फ़ोन करा था। अभी हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि आप जो है इनको थोड़ा समय दो, मगर उन्होंने उस चीज़ का भी गौर नहीं किया।